Good afternoon, viewers. So, in this series of Pioneer Talk, we have with us एक नॉन पर्सनैलिटी ऑफ उत्तराखंड, काफी फेमस नाम है उत्तराखंड का, अनूप नौटियाल जी। तो इनका बड़ा वैलिड एक्सपीरियंस है। ही वाज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग इन और इम्प्लीमेंट करना 108 सर्विस को उत्तराखंड में सबसे करवाया है। एक को बंद रखो, एक को म्यूट करने बोलो। एक को म्यूट करो, इधर से बंद करो। अच्छा, अब ठीक है। इज इट ओके नाउ? बढ़िया, नाउ यू कैन स्टार्ट। या तो we have got today viewers, we have got today with us अनूप नौटियाल जी। एक बहुत फेमस नाम है, बड़े कई फील्ड में, वेरिड फील्ड में इनका एक्सपीरियंस है और अलग अलग जहां पर भी अच्छे उसमें उनका नाम आता है। ही तो सबसे पहले जो एक 108 सर्विस उत्तराखंड में आई, उसको जो टीदिंग प्रॉब्लम थी, नए इस स्टेट में कैसे इम्प्लीमेंट करना, कैसे उस सर्विस को लाना, उसमें उनका बहुत अच्छा रोल है और उसका वो एक एग्जाम्पल दिया जाता है हेल्थ सर्विसेज में। उसके बाद इन्होंने एक ब्रीफ इंस्टिंक्ट इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। उसके बाद आज की तारीख में वो एक एनवायरमेंटल एक्शन एडवोकेसी ग्रुप है, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन, उसके फाउंडर हैं। और ये कई जो सोशल इश्यूज हैं उस पर काम कर रहे हैं। अपने हेल्थ हुआ, प्लास्टिक वेस्ट का कैसे रिसाइकलिंग करना। तो वी आर हैप्पी टू हैव विद अस। नमस्कार नौटियाल जी। And with me is my colleague पूर्णिमा बिस्ट। तो आपका स्वागत है नौटियाल जी हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो अब बात करें, कोविड से ही शुरू करें। और कोविड में आपका मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, जो डेटा आ रहा है, और वी एज अ जर्नलिस्ट आर फीलिंग वेरी गुड। मतलब सपोर्ट तो उनसे मिलता है कि जो डेटा एनालिसिस है, सरकार को भी सपोर्ट कर उन डेटा से अगर कुछ लेसन ले पाई है तो अच्छी बात है। तो उस पे ही हैज गॉट अ गुड, पिछले जो इन रिसेंट 5-6 मंथ्स उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वी शुड स्टार्ट विद कोविड। तो जो पहला केस था नौटियाल जी, इट वाज डिटेक्टेड ऑन March 15 इन उत्तराखंड, ठीक है ना। और उसके बाद since you and your team is keeping a very close watch on the situation of pandemic in Uttarakhand, आपको क्या लगता है, how had the Uttarakhand government tackled the pandemic so far? क्या कमियां रही, कैसे रही, और किस तरह से उनका ये पैंडेमिक की कहानी उन्होंने किस तरह से हैंडल करी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगा। मेरी क्या आवाज आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको और पूर्णिमा जी को और आपके कॉलीग अजीत जी, आपके एमडी साहब को, जो कि पर्दे के पीछे से जो है इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, और पायनियर टीम के अलावा जो हमारे साथी, चाहे वो उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड से बाहर हैं, जो भी लोग उत्तराखंड के मुद्दों से सरोकार रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं और अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय देकर के जो है हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सभी को मेरा विनम्र निवेदन और बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात इसी से शुरू करते हैं, कोविड से शुरू करते हैं, कोरोना से करते हैं। आपका सवाल जो है वो 15 मार्च के बाद में भी परिस्थिति के ऊपर जो आपका सवाल है, और अगर मैं इसको एक सारांश में एक किस्म से देखूं तो मैं ये पहली बात बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में इस समय कोरोना को दस्तक दिए हुए 30 सप्ताह का समय जो है बीत चुका है। मतलब अभी 30th वीक चल रहा है हमारे, मतलब 210 दिन जो हैं, बड़ा स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूं, यानी 7 महीने जो होते हैं वो इस शनिवार को पूरे होने। तो उत्तराखंड में बात करने से पहले अगर हम इस कोविड-19 का अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि दुनिया के अधिकांश देश जो हैं, चाहे वो यूएस है, चाहे वो इटली, फ्रांस, स्पेन है, तो इसने एक बड़ी भारी तबाही जो है वो मचाई है कोरोना। देश में भी उसी किस्म का हाल रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये वाला है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं इस समय अपने देश की बात करूं, तो हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग मॉडल्स की चर्चा हुई। शुरुआती दौर में आपके संज्ञान में होगा, आपका ध्यान होगा, एक केरला मॉडल की बड़ी चर्चा होती थी। केरला मॉडल के बाद में भिलवाड़ा मॉडल की चर्चा होने लग गई। उसके बाद में केरला में एक और जगह है कासारगौड़ मॉडल, उसकी चर्चा हुई। हाल ही में दिल्ली मॉडल की चर्चा हुई। और अभी बिल्कुल मैं हाल की बात करूं तो एक जनपद है उड़ीसा का, जिसका मैंने नाम नहीं सुना था, उस मॉडल की चर्चा हुई। गंजम डिस्ट्रिक्ट एक उड़ीसा में।
तो एक चूंकि मैं क्या, हम सभी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा प्रदेश अच्छा करे, तो देश में कहीं पर भी ऐसे किसी उत्तराखंड मॉडल की गूंज नहीं आई, कहीं पर हमारे किसी जनपद की या कहीं पर इस किस्म से हम कोई उस तरीके का कोई मॉडल पेश नहीं कर पाए उत्तराखंड की तरफ से। तो ये एक जो है एक पर्सपेक्टिव ये भी इस पैंडेमिक को लेकर के पिछले 6.5 महीने का है। और अगर मैं इन 6-7 महीने का हम दौर को देखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, उत्तराखंड की जो परफॉर्मेंस रही है, वो शुरुआती दौर में कहीं बेहतर रही बनस्बत आज के दौर में। और ये बड़ा देखिए नेचुरल भी है, क्योंकि जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस समय के साथ में बढ़े हैं। लोगों का जो फटीग है वो भी लोगों का फटीग बढ़ा है। शुरुआती दौर में जो हेलो 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 सर, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चैट में वो कॉल करके बोलना होगा, वो हाँ। लगता है ऑफलाइन हो गए। फोन तो उनका बंद ही रहता है, एक मैसेज डालना पड़ेगा। ये जूम आपका बंद हो क्या है? मेरे को बंद नहीं, हमारा नहीं। बंद हो गया ना? वो आ जाएंगे, अभी आ रहे आ जाएंगे। पूर्णिमा बैठ गई। यस यस, हाँ आ गए। हेलो जी सर, वो हेलो हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। तो हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद, और मैं एक आखिरी और बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हाईकोर्ट की आज की बात करें तो आज हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी दी है हमारे क्वारंटीन सेंटर्स वगैरह को लेकर के, तो ये एक बड़ा मिक्स्ड बैग सा रहा है। बट अगर इस पूरे एपिसोड में भी अगर हमको सिल्वर लाइनिंग्स देखते हैं, तलाशने की कोशिश करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है, और मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूं, कि हमारे 9 पर्वतीय जिलों ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। अब उसके चाहे जो भी फैक्टर्स रहे हों, लेकिन हमारे जो 9 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अच्छा काम हुआ है। जो कम्युनिटी स्पिरिट है, हमारे को ज्यादा बेहतर कम्युनिटी स्पिरिट जो है वो अपने पर्वतीय इलाकों में देखने को मिली है। मैं आपको अगर एक दो एग्जांपल्स दूं, हमारे प्रदेश में माना गांव, जो कि आखिरी गांव कहा जाता है इंडो चाइना बॉर्डर पर, वहां पर 500 लोग रहते हैं, वहां पर आज तक एक केस नहीं आया है। पर्वतीय जनपदों में अलग अलग छोटे शहरों में और कस्बों में बाजार बंद हो गए, और वो स्वैच्छिक थे, लोगों ने स्वयं उनको बंद किया। इसके विपरीत अगर आप देहरादून की बात करें, कुछ समय पहले यहाँ पर व्यापारी वर्ग में राजनीति हो गई। तो एक गुट कहता है भाई लॉकडाउन करना है, दूसरा गुट कहता है लॉकडाउन नहीं करना है। तो इन चीजों को अगर हम देखते हैं तो एटलीस्ट हमने जो ऑब्जर्व किया, हमें उसने प्रभावित किया कि हमारे पर्वतीय जनपदों में इस लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ा गया है, लोगों की बहुत अच्छी भागीदारी रही है। और एक और जो टेक अवे रहा है वो कोरोना से नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक एलाइड है। इस साल जो है डेंगू के ऊपर अभी तक उत्तराखंड का जो है प्रदर्शन है वो अच्छा रहा है। अब उसके बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे। तो एक किस्म से ये एक ओवरऑल जो आपका सवाल था, पैंडेमिक को किस तरीके से हम देखते हैं, ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। कहना है आपकी कि आवाज हाँ सर, हाँ सर। तो उत्तराखंड में ये आपने तो एनालिसिस भी किया, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ टेस्टिंग, है ना। तो टेस्टिंग भी काफी, इसमें अभी हमको लग रहा है कि क्योंकि टेस्टिंग एक मेन बात करें, कंटेनमेंट, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये जो है ये पेंडेमिक के लिए जो, और मोदी जी भी 3 T's पे उस पे बात करते हैं। तो इसमें ये जो मेन फैक्टर्स हैं जो पेंडेमिक से लड़ाई में हमारे लग रहा है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में टेस्टिंग में हम देख रहे हैं पिछले 15-20 दिनों, एक महीने में देयर हैज बीन अ डिक्रीज। प्राइवेट जो लैब्स हैं जिनको पहले लाइसेंसेस दिए गए थे, अलग अलग रीजन से उनके लाइसेंसेस रद्द कर दिए गए, बैन कर दिए गए, और गवर्नमेंट लैब्स के भी टेस्टिंग में देयर हैज बीन अ मार्क्ड डिक्रीज। ठीक है। और एक डिस्पैरिटी
भी लग रही है कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो जो कंटेनमेंट जोन, जहां जैसे उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में अलग अलग कंटेनमेंट जोन की परिभाषाएं ऐसा लगता है कि प्रशासन ने कर ली है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। तो कहीं पे जहाँ पे केसेस कम है वहाँ ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है, और हमारे यहाँ देहरादून में जब कंटेनमेंट जहाँ ज़्यादा जरूरत थी वहाँ पे कम कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए। तो ये डिस्पैरिटी भी लग रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह से लेना चाहिए सरकार को, टेस्टिंग में कमी और कंटेनमेंट जोन की डिस्पैरिटी, और जो इनका अप्रोच इन डीलिंग विद द पेंडेमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? सर देखिए, जो आपने जो टेस्टिंग की बात करी है, ये तो जो 3 T's का आपने जिक्र किया, टेस्ट, ट्रेट, ट्रेस एंड ट्रीट, और ये जो 3 T का मूल मंत्र है, ये देश में अलग अलग बार जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग और सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसमें ये वेल एक्सेप्टेड, वेल नोन फैक्ट है कि भाई आपको टेस्टिंग के ऊपर जोर देना है। इसमें कहीं कोई डिनायल नहीं है इस बात का। एक दो अगर मैं आंकड़े अपने जो हमारे लिसनर्स हैं उनके साथ साझा करना चाहूंगा कि कल तक हमारे देश में 8 करोड़ 34 लाख टेस्ट हो चुके हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में अभी तक 7,47,000 टेस्ट हुए हैं कल रात। उत्तराखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या 1% से कम है, और हमारे टेस्ट भी 1% से कम है। तो ये तो एक हमारा डेटा पॉइंट हो। दूसरी बड़ी बात जो हमने टेस्टिंग में ऑब्जर्व करी है, और ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड भी बोलना चाहूंगा, इट्स अ लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट कि हमने टेस्टिंग में कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। और मैं एक बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पर, तो हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया। हमने एक 3 हफ्ते का एक किस्म से 3 ब्लॉक्स लिए हमने। तो एक ब्लॉक था हमारा 15 से 21 सितंबर का 7 दिन का, फिर 22 से लेकर के जो है 28 सितंबर तक का दूसरा ब्लॉक था, 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर का एक तीसरा ब्लॉक था। तो इफ वी कॉल देम ब्लॉक ए, बी एंड सी, तो हमने देखा जो सी ब्लॉक था हमारा, जो लास्ट का था, उसमें 35% टेस्टिंग की कमी आ गई। तो ये एक्चुअली इसको कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल है कि भाई हमारी टेस्टिंग कम क्यों हुई है। अब पिछले 1-2 दिन में टेस्टिंग ठीक हो गई है, तो ये जो एक किस्म से वेरिएशन है, ये नहीं होना चाहिए। अगर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये नहीं होना चाहिए, और ये पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमारी जो टेस्टिंग है, ठीक है, मतलब यू कैन हैव आपका एक आध दिन ठीक है, कभी हो गया, कोई हॉलिडे है, कोई स्पेशल इश्यू है, लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड में हम देखते हैं तो उसका कोई रीजन नहीं। भाई आपका क्या रीजन है कि 35% हमारी टेस्टिंग एक वीक से दूसरे वीक में कम हो जाती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भारी नंबर है। दूसरी बात, पर्टिकुलरली मैं आपको 1-2 और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर बड़ा स्पेसिफिकली हम 2 अक्टूबर की बात करें, अब 2 अक्टूबर के दिन हमने ये देखा कि पूरे कुमाऊं मंडल में, जहां पर हमारे 6 जनपद आते हैं, हमारे कुमाऊं मंडल में जो है 19 केस आते हैं, और हमारे इधर गढ़वाल मंडल में जो है वो 292 केस आते हैं। तो ऐसा क्यों वेरिएशन है कि भाई कुमाऊं मंडल में 19 केस आ रहे हैं और गढ़वाल मंडल में 200, लगभग 300 केस आ रहे हैं? गढ़वाल मंडल का जो इन्फेक्शन रेट है वो 9.7% है, कुमाऊं मंडल का इन्फेक्शन रेट 0.7% है। तो ये अपने आप में ये एक किस्म से ये कॉल करता है कि आप अपने पूरे टेस्टिंग प्रोसेस को आपको उसको और रोबस्ट बनाना है, उसको और उसके एक किस्म से उसका ऑडिट होना चाहिए। तो ये भी एक हमारी एक किस्म से एक हमारी काफी बड़ा सवाल पैदा करता है टेस्टिंग प्रोसेस पे कि ऐसा वेरिएशन या तो कहीं डेटा में कहीं गड़बड़ हो रही है या डेटा का नहीं। ये तो प्रेजेंटेशन में। मैं गजेंद्र जी बल्कि इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये एक थोड़ा सा इसको आप उसको एक कह सकते हैं कि मैं थोड़ा एक लाइट टोन में उस बात को बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर कोई रिकॉर्ड हो तो भाई आप तो उधम सिंह नगर को रिकॉर्ड देंगे 2 तारीख का, क्योंकि उधम सिंह नगर में लगभग 1200 टेस्ट हुए थे 2 अक्टूबर को, और वहां पर 1200 टेस्ट में एक भी पेशेंट नहीं निकला था। इसी तरीके से आपके चंपावत और पिथौरागढ़ में भी लगभग 400 300 टेस्ट हुए थे, वहां पर कोई पेशेंट नहीं निकला था। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैं लास्ट इसी कड़ी में एक जो लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक एग्जांपल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का है, 2 अक्टूबर का और 3 अक्टूबर का। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर को फॉर एग्जांपल जो है वो 2 केस निकले थे खाली, जबकि वहां पे लगभग 400-500 टेस्ट हुए थे, और अगले दिन जो है वहां पे 50-60 केस निकल जाते हैं। तो ये एक जो वेरिएशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही हमारी गुजारिश रहेगी उत्तराखंड सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, कि इस टेस्टिंग के ऊपर जो है बड़ा फोकस किया जाए। तो और भी बाकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, वैक्सीनेशन की बात है, खैर हम उसको हम आगे टेकअप करेंगे। लेकिन जो आपका सवाल है उसको अगर मैं समराइज करूं टेस्टिंग को लेकर के, तो नंबर 1 हमें टेस्टिंग को और बढ़ाने की आवश्यकता है।
नंबर 2, जो हमारे वेरिएशंस देखने को आ रहे हैं, हमें उसको एनालाइज, ऑडिट करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो मैं एम्पैथाइज करना चाहूंगा, हम इस बात को भी समझते हैं कि जो जो हमारे जिलों में टीम है, जो जिनकी जिम्मेदारी है टेस्टिंग करने की, अगर उन्हें कुछ एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, अगर वो फैटीग्ड हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से जो है उनको और एक किस्म से आप स्ट्रेंथन करें, आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और करें। तो ये चंद चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक ऐड करूंगा नौटियाल जी, जो हमारी प्राइवेट गवर्नमेंट लैब्स हैं उनके लैब टेक्नीशियंस कह रहे हैं कि हमारे को वी आर ओवरवर्क एंड अंडर स्टाफ। और उन्होंने खुद कहा है उनकी एसोसिएशन ने कि जो द वे वी आर वर्किंग, कि हमको पहले 100 लोगों के सैंपल ले रहे हैं, देन वी आर टेकिंग देयर टेस्ट, मतलब हम उनके टेस्ट कर रहे हैं, तो इट रेजेज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द टेस्ट विच वी आर कंडक्टिंग। तो वो खुद ही लैब टेक्नीशियंस ने कहा है कि हमारे जो टेस्ट की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो स्टाफ है, ना हमारे को काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और हम लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो उस डायरेक्शन में भी सरकार ने, क्योंकि अब आपने कहा फटीग फैक्टर भी है, और जो लैब टेक्नीशियन वो आपका टेस्टिंग का मेन आधार है, जब उन्हीं पे न तो उनकी संख्या पे कोई आपने नए उनको इंक्रीमेंट किया है, ना उनको कोई इनफैक्ट एक दिन की सैलरी कट पे भी सरकार जा रही है, सभी लोगों का तो उनका भी कट रहा है। तो उनको लग रहा है कि हमको इंसेंटिव देने की जगह सरकार हमें पैसे काट रही है, तो हमारी सैलरीज में डिडक्शन हो रहा है एक दिन का जो सभी का किया। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कैसे उन लोगों का मनोबल बना के रखना चाहिए सरकार को? आई थिंक एक बड़ा देखिए अंडरस्टैंडेबल है और बड़ा नेचुरल फिनोमिना है कि अगर हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी है और फैटीग फैक्टर जो है वो इट हैज टू सेट इन, तो इन सभी चीजों की भी हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए क्योंकि ये भी पता है सबको कि कोरोना ऐसा तो है नहीं कि जाने वाला है, और अभी हमको कम से कम अगले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम लोग भी बार-बार इस बात का उठाते भी रहे हैं, इसके लिए सबमिशन भी करते रहे हैं कि एक किस्म से हम इसकी डे टू डे प्लानिंग ना करें। देखिए हमें डे टू डे प्लानिंग भी करनी है, हमें वीक टू वीक प्लानिंग भी करनी है, हमें मंथ टू मंथ प्लानिंग भी करनी है, हमें क्वार्टर टू क्वार्टर प्लानिंग भी करनी है, 6 मंथ प्लानिंग, 9 मंथ प्लानिंग, 12 मंथ प्लानिंग। और ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तो आई एम स्टेटिंग द ऑब्वियस, ये हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यही जो बेसिक्स हैं भाई, आपको अपने बेसिक्स को ही फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़ाई को हम तभी और बेहतरी से लड़ पाएंगे जब हम अपने बेसिक्स को फिक्स करेंगे। आज के भी अगर आप अखबारों में नजर डालते हैं, तो कल जो हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, उसमें भी उन्होंने जो एम्स के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रविकांत जी, उनके सजेशंस को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और उनका भी एक सजेशन यही है कि भाई जो हमारे पैरामेडिक्स हैं फॉर एग्जांपल हमारे उत्तराखंड में, भाई आप उन्हें प्रशिक्षित कीजिए। तो आपका जो पूरा का पूरा जो तंत्र है, मानवीय तंत्र है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे सामने फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हमारे सामने जो है सर्दियों के सीजन आ रहे हैं, तो कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। कोरोना और कोविड-19 इज वेरी मच हियर टू स्टे। एक हमारे व्यूअर ने एक सवाल पूछा है कि दिल्ली की जो परफॉर्मेंस से हमारी उत्तराखंड सरकार की परफॉर्मेंस की क्या तुलना आपको लगती है कि इसमें जो परफॉर्मेंस ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट vis-a-vis the performance of Delhi government in tackling the pandemic? One of our viewer has asked this question. देखिए उसको दिल्ली एक अलग स्टेट है, दिल्ली का एक अलग उसका जो हम सबको पता है कि दिल्ली का उसका एक किस्म से उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है। नेचुरली दिल्ली हैज डन अब दिल्ली को केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, तो दिल्ली में तो एक किस्म से दो सरकारें हैं, तो वहां पर जो एक किस्म से रिसोर्स एलोकेशन जो दिल्ली में हुआ है, वो उस किस्म का रिसोर्स एलोकेशन तो उत्तराखंड में किसी भी और स्टेट में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर के जो है वहां पर इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा है। एज वी ऑल नो, जो हेल्थ है वो एक स्टेट इश्यू है, तो हमें जो है वो केंद्र सरकार की, नेचुरली सभी स्टेट्स को केंद्र सरकार मदद कर रहा है, लेकिन दिल्ली को लेकर के मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फोकस केंद्रीय सरकार का वहां रहा है। और जो पर्टिकुलरली जो दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो एक किस्म से नेचुरली हमारी स्टेट से बिल्कुल अलग है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो अभी दिल्ली में भी हाल में जो है 4-1,000 केसेस वहां पर पहुंच गए थे। दिल्ली का एक और जो बड़ा डिफरेंस उत्तराखंड के साथ में है कि अभी जबकि हम अपने फर्स्ट वेव में है,
दिल्ली अपेरेंटली अपने कोरोना के दूसरे फेज में पहुंच गया। तो ये भी एक बड़ा अंतर है। तो मतलब ये कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है कि हम एक तरीके से एक स्टेट या दूसरे स्टेट को कंपेयर करें। दूसरी बात यह है कि अगर हम डेटा को देखें कि भाई उत्तराखंड का रिकवरी रेट कितना है, दिल्ली का रिकवरी रेट कितना है, उत्तराखंड में टेस्ट कितने हुए, दिल्ली में टेस्ट कितने हुए, तो अगर हम उन मैट्रिक्स को देख सकते हैं, लेकिन इस समय हमारे पास में वो वाला डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिर तो हमें सारी स्टेट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। हमें एक स्टेट को, दिल्ली को, फिर हम उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से कंपेयर करें। मेरे को लगता है कि दिल्ली से कंपेयर करने के बजाय ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम उत्तराखंड को अन्य हिमालयन राज्यों के साथ में कंपेयर करें। और वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको हम करते थे कंपेयर एक दौर में। उदाहरण के तौर पर हम टेस्टिंग को देखते थे, और टेस्टिंग में भी हम ये देख रहे थे कि प्रति लाख जनसंख्या पर कितने टेस्ट हो रहे हैं। तो कुछ समय पहले जब हमारे टेस्ट होते थे, हमारे पूरे देश में 11 हिमालयन राज्य हैं, उस दौर में उत्तराखंड का जो नंबर होता था वो 11 में से 10वां राज्य था हमारा टेस्टिंग को लेकर के प्रति लाख पर। वर्तमान में हमारा लगभग 7वें नंबर पे है। तो हम कुछ राज्यों से ऊपर गए हैं, लेकिन हम कहीं पर भी शीर्ष में इस समय टेस्टिंग को लेकर के हिमालयन राज्यों में भी नहीं। हेलो सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि काफी कंफ्यूजन है। काफी लोगों का कहना है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो शुरू हो चुका है स्टेट में, बट गवर्नमेंट कंटिन्यूसली डिनाई कर रही है। मतलब उन्होंने माना नहीं है, या मतलब उनका कहना है कि अभी जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज आया नहीं है। तो आपके क्या व्यूज है इस बारे में? देखिए, अभी तक देश में सरकार ने कहीं नहीं बोला है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन आया है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की डेफिनेशन क्या है, तो ये एक, इसको भी लेकर के हमारे को कोई ऐसा कोई क्लियर कट डेफिनेशन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कहीं पे ऐसा पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि हम उसके आधार पर बोल सकें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं। एट द सेम टाइम, जिसे कहते हैं ना प्ले ऑफ वर्ड्स, तो अब कई बार यहाँ पर बोला जाता है कि भाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है लेकिन लोकल ट्रांसमिशन है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें, मैं नेचुरली हमारा क्वेश्चन उत्तराखंड को लेकर के, और एक मैंने पहले सवाल में एक टिपिंग पॉइंट की बात करी, तो मैं वापस उसी टिपिंग पॉइंट पर आना चाहूंगा। और लगभग 19-20 मई से मैं आपसे आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, 19-20-22 मई के आसपास हमारे प्रदेश में, क्योंकि जो हमारी डेली हेल्थ बुलेटिन आता है, उसके बाद से हमें एक ब्रेकअप आना शुरू हो गया था, जहां पर हमें यह बताया जाता था कि जो केसेस आ रहे हैं उसमें ट्रैवल हिस्ट्री नॉट अवेलेबल, या वो किसी के कॉन्टैक्ट होते थे। और वो कुछ समय तक इस किस्म का डेटा आया, लगभग 1-1.5 महीने, उसके बाद वो डेटा आना बंद हो गया। तो अब उसी से सवाल उठता है कि भाई अगर वो जो केस हैं वो केस कहाँ के हैं? वो केस हमारे आपस के ही तो लोगों के बीच में से निकल रहे हैं। क्योंकि जो शुरुआती केस आ रहे थे तो तब था कि भाई कोई विदेश से आ रहा है, या कोई उस समय जिसे हम कहते हैं कि वो एक सिंगल सोर्स इवेंट था, जिसको मरकज का कहते हैं, वही वाले केस आ रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि भाई जो लोग बाहर से लौटे, हमारे उत्तराखंड के लोग लौटे, वो वाले केस थे। तो शुरुआती दौर में जो हमारा सबका एक अंडरस्टैंडिंग थी, हमारा स्टैंड था, वो ये था कि जो भी केस आ रहे हैं वो बाहर के लोगों के आ रहे हैं। लेकिन अब जो केस आते हैं, 600 केस, 800 केस, 500 केस, 1000 केस, वो तो हम ही लोगों के बीच में से ही निकल रहे हैं। तो अब हम उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोले या ना बोले, ये एक्चुअली बड़ा डिबेटेबल मैटर है। लेकिन यहाँ पर मैं ये शेयर करना चाहूंगा, क्या कहते हैं, आपके लिसनर्स के साथ में, कि जब हम डेटा को देखते हैं तो हमारे लिए जो एक किस्म से जो सबसे सेंसिटिव वीक रहा है, वो हमारा जो है वीक 27 रहा है, 2-3 हफ्ते पहले। खैर हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इन जनरल मैं ये कहूंगा कि जो हमारे जो पर्वत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो पर्वतीय जनपद हैं, दे हैव परफॉर्म बेटर, उनकी परफॉर्मेंस जो है बेटर रही है। और जो आपका एक सवाल है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर के, मैं दूसरी बार इस बात को बोल रहा हूँ, हमारे प्रदेश के सामने और हमारे देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं इस समय। 8 अक्टूबर को जब हम बात कर रहे हैं, हमारी पहली चुनौती फेस्टिव सीजन को लेकर। देखिए, कुछ दिनों में नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, शादियों का सीजन, न्यू ईयर, लोगों का आवागमन, छुट्टियां, तो ये ऐसे तमाम जो चीजें हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि उस समय लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ में बढ़ता है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, हम सबको पता है कि हमारे प्रदेश में और देश में जो सर्दी का सीजन है वो आने वाला है। और तीसरा जो चैलेंज है वो वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि अभी कोई वैक्सीनेशन हमारे पास में नहीं है।
तो ये एक किस्म से लैंडस्केप है, जो आज का जो लैंडस्केप है वो ये लैंडस्केप है। फॉर्चुनेटली अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में एटलीस्ट हमारे जो केसेस हैं वो एक डाउनवर्ड डिक्लाइन की तरफ है। बट एज आई सेड, जो आपका सवाल था कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, जैसा मैंने कहा, एक जो 19, 20, 22 मई के आसपास हमारे इस किस्म के केसेस आने शुरू हो गए थे। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो इस हफ्ते 1-2 हफ्ते से हमारे केसेस कम हुए हैं, लेकिन 2-1 हफ्ते पहले हमारे उस हफ्ते में लगभग 9-10 हजार केस आए थे। वो एक हमारा बड़ा एक एक्सप्लोसिव, सबसे एक्सप्लोसिव वीक अभी तक उत्तराखंड का वो वाला रहा। My another question is, what do you think that when did the peak of COVID-19 actually happened, arrive in Uttarakhand actually? कब लगता है आपको कि peak में आया, या आ गया है, या आने वाला है, या we have seen a worst or not? देखो, ये भी कहना देखिए बड़ा डिफिकल्ट है, और कि हमने पीक हिट कर दिया है, हमने पीक हिट नहीं किया है। हम अभी जो किस दौर में हैं, हम क्या स्टार्टिंग में हैं, मिडिल में हैं, एंड में हैं? नेचुरली स्टार्टिंग तो नहीं है, अभी 6.5 महीने हो गए इस बात को। लेकिन क्या अभी हम एंड पे हैं, या क्या अभी हम मिडिल पे हैं, या दूसरी वेव आनी है? तो ये सारी बातें ये भविष्य के गर्त में छुपी हुई हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं दिल्ली का भी, क्योंकि आपने दिल्ली का भी जिक्र किया, और जैसा मैंने उस समय भी उदाहरण दिया, दिल्ली के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली इस समय अपने दूसरे वेव में है। अगर हम एक ग्लोबल देखते हैं, ग्लोबली कुछ कंट्रीज की ओर देखते हैं, यूके की बात करते हैं, तो अब वो कह रहे हैं भाई हम अपने दूसरे वेव में। उत्तराखंड तो अभी तक अपने पहले ही वेव में चल रहा है, तो हमारा क्या पीक है, आगे आएगा, ये अभी हम कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक का जो समय बीता है, उसमें जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, और यहाँ पर मैं हम अपना डेटा कुछ देख रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो अभी तक जो हमारे जो मैक्सिमम कम से कम केसेस आए हैं, हमारे मिडिल सितंबर का जो हमारा वीक था, 13 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर, और उन 7 दिनों में मैं अगर बड़ा स्पेसिफिक डेटा शेयर करूं आपके ऑडियंस के साथ में, अपने ऑडियंस के साथ में, तो हमारे 9,749 केसेस आए। ये हमारा वीक नंबर 27 था। और मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो जो हमारा 26वां हफ्ता, 27वां हफ्ता, 28वां हफ्ता, यानी कि जो हमारा 6-7 सितंबर से लेकर के लगभग 26 सितंबर तक, इस समय 6,000 केस, 8,000 केस, 9,000 केस, ये हमारा जो है अभी तक का एटलीस्ट हमारा एक पीक रहा है। हमारे उनका सवाल है कोई व्यूअर का कि टूरिज्म हमने खोल दिया एक तरह से पूरा, और पहले तो उन्होंने कुछ वो लगाई थी कि भैया विल टेक टेस्ट आपके लेके नेगेटिव लाना, लेकिन अब पूरी तरह खुल गया है, टूरिस्ट फुल फ्लो में लगभग आ रहे हैं, और वी नीड टूरिज्म ऑल्सो। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये सेकेंड वेव लाने में तो ये टूरिस्ट तो नहीं लेके आएंगे कहीं उत्तराखंड में सेकेंड वेव, और जो माउंटेनियस एरिया में आपने कहा दे आर रिलेटिवली सेफर, दे आर रिलेटिवली परफॉर्म्ड बेटर, तो ये खतरा अपने साथ नहीं लेके आएंगे क्या? गजेंद्र जी, देखिए, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, तो एक आप मतलब ये गवर्नमेंट के लिए तो एक डेफिनेटली, देखिए, हम तो सिस्टम के बाहर हैं, लेकिन अगर हम उस सिस्टम का पार्ट होते तो आई थिंक हम अगर वहां पर भी एम्पैथाइज करें, क्योंकि इसको हम परमानेंट लॉकडाउन में नहीं कर सकते हैं, मतलब जो है हम कहें कि थिंग्स कैन नॉट बी इन लिम्बो फॉरएवर। तो जान है और जहान भी है, तो एक किस्म से एक कैलकुलेटेड रिस्क, मैं इसको एक कैलकुलेटेड रिस्क बोलता हूं, जो कि सरकारें लेने में विवश हैं। और जैसा मैंने कहा, भाई लॉकडाउन एक परमानेंट स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो विशेष तौर पर जैसे हमारा राज्य है, ये जो टूरिज्म हेवी स्टेट्स हैं, यहाँ पर मैं एक डेटा भी शेयर करना चाहूंगा। अभी हाल ही में जब लोकसभा का सेशन था, तो उसमें भी ये बात, मतलब ये डेटा लोकसभा में पेश किया गया है कि अप्रैल टू जुलाई जो 4 महीने का पीरियड है, उसमें किन स्टेट्स में कितना जीएसटी कलेक्शन का लॉस हुआ है। और आप ये शायद सुनकर के सरप्राइज होंगे, नहीं होंगे, कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो जीएसटी कलेक्शन का लॉस हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है 42%, गोवा में 40%, हिमाचल प्रदेश में 34%। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे स्टेट के सामने कोई और विकल्प नहीं है, कोई और विकल्प नहीं था, हमें अपने बॉर्डर्स को ओपन करना पड़ेगा। इनफैक्ट उत्तराखंड तो थोड़ा पीछे था, हमारे से पहले हिमाचल प्रदेश, गोवा वगैरह ने तो ऑलरेडी जो है छूट दे दी। तो ये जैसा एक किस्म से एक आपको एक रिस्क लेकर के चलना पड़ेगा,
और यही है कि भाई आपको पैरेलली आप एक काम नहीं कर सकते कि खाली आप टूरिज्म खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो आपको एक किस्म से मल्टीपल फ्रंट्स पर अपनी इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जहां पर एक तरफ आप पर्यटन के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं, वहीं पर आपको अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत करना होगा और मजबूत करना होगा। तो जो हमने शुरू में भी बात करी, हम डे टू डे प्लानिंग ना करते हुए हमें और एक कदम आगे की, 2 कदम, 3 कदम आगे की सोचनी पड़ेगी। अगर हम पिछले 6 या 7 महीने की बात करें, तो अधिकांश हमने ये ऑब्जर्व किया कि कोरोना हमारे आगे था और हम कोरोना के पीछे थे। हमें इस एक्चुअली परिपाटी को बदलना पड़ेगा। हमें अब ये कैसे होगा, अब ये तो फिर एक दूसरी बड़ी बहस है कि उसको हमको कैसे करना पड़ेगा। उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा मैन पावर, उन सब चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन मैं अगर मोटी-मोटी अपनी बात बोलूँ, मैं इस बात का मैं पक्षधर हूँ, मैं समर्थक हूँ कि हमें अपने पर्यटन को, हमें अपने प्रदेश के बॉर्डर्स को खोलना पड़ेगा। और ये भी एक विनम्र निवेदन रहेगा, सिर्फ पर्यटकों से ही नहीं। देखिए, हमारे अपने जो भाई और बहन हैं उत्तराखंड के लोग, 1 करोड़ 15 लाख लोग हैं, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है। जब तक वैक्सीन नहीं आता, हमारे अपने वैक्सीन है। हमारे पास अपने 3 वैक्सीन है और आज आपके कार्यक्रम से, इस मंच के माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि आप उस बड़ी वैक्सीन की इंतज़ार मत करिए। आपके पास में तो ऑलरेडी 3 वैक्सीन है। अब आप कहेंगे भैया हमारे पास कौन से 3 वैक्सीन है? आपका सबसे पहला वैक्सीन है आपका मास्क, आपका दूसरा वैक्सीन है आपकी 2 गज की दूरी और आपका जो तीसरा वैक्सीन है वो आपका हैंड हाइजीन है। तो जब तक हमें वो वाली वैक्सीन नहीं लगती, तब तक हम कम से कम इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें। हम जो है अपना भी ख्याल रखें, अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार जो है वो यही प्रयास करे कि हम कोरोना के एक कदम आगे बढ़ें और लेट अस जस्ट होप फॉर द प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। जी, जी, जी। आपका कहा कि सरकार आगे रहे, लेकिन सरकार तो पीछे लग रही है। सरकार अभी ऐसा लग रहा है, अब कह रहे हैं कि हम एक एक्सटेंसिव कैंपेन चलाएँगे और कम्युनिकेशन कैंपेन चलाएँगे कोरोना के लिए। अब ये पहले हो जाना चाहिए था। क्या आपको क्या लग रहा है? क्या नाउ दे आर सेइंग दैट वी विल हैव द मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसको ना वी हैव टू रीड दिस बिटवीन द लाइन्स। ये 6.5 7 महीने 8 महीने के बाद में क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम अवेयरनेस कैंपेन आज चला, और ये एक्चुअली राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, ये खाली उत्तराखंड की बात नहीं। कहीं ना कहीं एक ये सरकार इस बात को मानती है कि भाई ये कोरोना जो है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये इसका अभी दौर चलना है। तो जो लोगों में, जो आम जनमानस में एक जो धारणा बन रही है कि कोरोना जो है वो खत्म हो गया है, कोरोना नहीं है। मैं आपको एक बड़ी एक हल्की बात बोलूँगा, आपको सुनकर के शायद आप अचंभित होंगे कि पहाड़ में कई लोगों का ये भी मानना है कि जो कोविड है वो मैदानी जनपदों में है और पहाड़ में जो है कोरोना है। तो कोविड में और कोरोना में अंतर है, पहाड़ में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये इस किस्म की भ्रांतियाँ भी जो हैं हमें समाप्त करनी है। ये समाज की भी ज़िम्मेदारी बनती है, सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, मैं अगर आपके मूल सवाल पर आऊँ, देखिए इस पे क्योंकि हम इस पे चिंतन हम करते हैं और इसको लेकर के चिंतित भी हैं। आप जब अवेयरनेस करेंगे, मेरा इनफैक्ट एक सवाल है आज कि हम किस चीज़ का अवेयरनेस करें? हमारा क्या संदेश है अवेयरनेस में? क्या हम फिर से मास्क के बारे में बात करेंगे? और अगर हम फिर से मास्क के बारे में बात करेंगे, तो अगला सवाल ये उठता है कि सामने वाला हमें क्यों सुने? अगर उन्होंने हमें 6 महीने नहीं सुना, तो वो हमें आगे क्यों सुनेगा? तो ये कुछ सवाल हैं, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपनी कम्युनिकेशन की रणनीति बनाएँ, जब हमारी कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बने, देखिए अगेन वो एक एपिसोडिक नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक कैंपेन तक या एक मीडिया बाइट तक। तो मैं सॉरी थोड़ा-सा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ कि इट हैज़ टू बी अ वेरी thoughtful campaign. It has to be a very sensitive campaign. It has to be a very targeted campaign. उस कैंपेन का एक किस्म से आपको उसको आत्मसात करना है और करवाना भी है उसको। और एक और जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं भाई वॉक एज यू टॉक, एक बड़े मेरे को शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, वॉक एज यू टॉक। तो मैं स्वयं बोल रहा हूँ कि भैया आपको तो मास्क पहनना है और मैं खुद बाजार में घूम रहा हूँ, बिना मास्क के घूम रहा हूँ, आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस पूरे वॉक एज यू टॉक, जो हमारे जो चाहे वो सरकारें हैं, चाहे हमारे समाज के लोग हैं, हमें स्वयं भी तो रोल मॉडल बनना है। तो ये अभी तक जो है इस तरीके का नहीं देखा गया है और मेरी वाकई में इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि हमारा मैसेज क्या होगा, हमारा मैसेज क्या होगा, हमारा मैसेंजर क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमें लोग क्यों सुनेंगे।
एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि मास्क को लेकर के भी, मास्क यूजेज को लेकर के हमारे देश में अलग अलग टाइम पर कुछ स्टडीज भी हो रही हैं। हमने इनफैक्ट देहरादून लेवल पर भी हमने स्टडी करी। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे, मास्क ना पहनने के क्या कारण है। तो मेरी बात का लबोलबाब ये है कि हमें उसमें बहुत बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा। हमें, जैसा मैंने कहा, उसको लेकर के और हमें कुछ क्रिएटिव काम करने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर हमें कुछ जिसे कहेंगे कुछ एक पैराडाइम शिफ्ट करने पड़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर हमारे जितने राजनीतिक दल हैं, ये लोग आकर के एक दिन अपनी ज्वाइंट मीटिंग क्यों नहीं करते? अगर ये बोलें कि भाई हम जो हैं आज हम राजनीति की, क्योंकि देखिए कोरोना में कोई राजनीति नहीं, ये तो एक पब्लिक हेल्थ का इश्यू है, ये नेचुरली सभी को इन्वॉल्व करता है। तो अगर आकर के हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, बड़ी छोटी, अगर 50 पार्टी हैं, 50 पार्टियों से एक एक इंसान आए और ये लोग एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन करें कि भैया हम लोग जो हैं हम इस तरीके से अपना हमारा पब्लिक बिहेवियर रहेगा। इसके अलावा प्लेजेस, हम लोग इंस्टीट्यूशनल लेवल पर प्लेजेस दिलवाएं, लोगों को और मोटिवेट करें। यूथ, हमने अभी तक यूथ को अपने इस कैंपेन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया है। मैं इसमें एक और सजेशन देना चाहूंगा कि हम लोग ये जो एबीवीपी, इसमें भी राजनीति नहीं, हम एबीवीपी, एनएसयूआई, आर्यन, मैं सभी दलों के नाम नहीं जानता हूं, ये जितने लोग हैं जो युवाओं के संगठन है, हम इन्हें बुलाएं, हम इनको इन्वॉल्व करें। और इनको देखिए, एक और बड़ा, सॉरी गजेंद्र जी, आपको लग रहा होगा मैं बड़ा इमोशनल रहा हूं इस बात को लेकर के। देखिए, बोलने से पहले हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, हमें समझने की आदत डालनी पड़ेगी। हम उनसे तो पूछें कि यार आप मास्क क्यों नहीं पहनते हो? तो इस किस्म की अगर हम लोग सेंसिटिविटी दिखाएंगे। और मैं एक आखिरी बात यहाँ पर और बोलना चाहूंगा, मेरे बड़े, जैसा आपने फील भी किया होगा, कई सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, हम इसमें फेथ लीडर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, जितने हमारे फेथ लीडर्स हैं। इसके अलावा हमारे 70 एमएलए हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। ये हमारे लिए सवाल है, क्या हमने अपने 70 एमएलएस को इन्वॉल्व करने की चेष्टा करी? हमारे 7-8 हजार ग्राम प्रधान हैं, क्या हमने उन्हें कोई टूल्स दिए? क्या हमने उन्हें एम्पावर किया? हमारे 92 अर्बन लोकल बॉडीज, निकाय, शहरी निकाय में 1100-1200 से ज्यादा हमारे पार्षद भाई और बहन, ये लोग गली मोहल्लों में जाकर के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। क्या हमने इस फोर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी? तो एक उत्तराखंड में हम लोग बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हमें इसको अगर एक जन आंदोलन, उत्तराखंड तो एक आंदोलन की एक भूमि है, अगर हमें इसे एक जन आंदोलन बनाना है, हमें इसमें अपने प्रदेश की मातृशक्ति को, महिलाओं को, युवाओं को, सेना के लोगों को, व्यापारी वर्ग जितने हैं, मतलब नेचुरली आई माइट फॉरगेट अ फ्यू हियर एंड देयर, लेकिन एक इट हैज टू बी एक बिल्कुल एक मैं तो चाहूंगा कि भाई उत्तराखंड जो है बिल्कुल नंबर 1 बने पूरे देश में। भाई व्हाई कांट वी बिकम नंबर 1? स्वच्छ सर्वेक्षण में, सॉरी मैं अनरिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं, इंदौर जो है पिछले 4 साल से फर्स्ट आता है। व्हाई कांट देहरादून बी द मोस्ट क्लीन सिटी इन इंडिया? व्हाई कांट उत्तराखंड बिकम, कि उत्तराखंड एक नजीर पेश करे, उत्तराखंड एक इतनी लंबी लकीर खींचे कि पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देखे और कहे कि भाई यार वाह, कमाल कर दिया उत्तराखंड। तो अगर हम इस स्पिरिट से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर 5-6 महीने से जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है काफी बढ़ गया है। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन पहले इतना नहीं था, काफी बीच में अवेयरनेस कैंपेन भी चला है, उसमें काफी टाइम लगा लोगों तक ये बात पहुंचाने तक कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन में अवेयरनेस के लिए, बट अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आपके व्यूज क्या है इस रिगार्डिंग? प्लास्टिक जो बैन में अभी तक प्लास्टिक बैन रीस्टेट नहीं किया गया है अभी गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, हमारी हिंदी भाषा में 4 बड़े खूबसूरत शब्द हैं, मैं उनका प्रयोग करना चाहूंगा इस प्लास्टिक को लेकर के, और वो शब्द हैं ढाक के 3 पात। मुझे लगता है मेरी बात शायद समझ गई होंगी। तो ये जहां तक प्लास्टिक की कहानी है, और ये खाली उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश की और पूरी दुनिया की बात है, ये ढाक के 3 पात हो चुका है। और अगर आपने देश की बात करें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 15 अगस्त 2019 को, जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया था, और वो बड़ा प्रेरणादायक आह्वान था कि हम जो है इस सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर जो है
एक किस्म से एक हमारा मिशन था, एक मिशन विजन था कि 2 अक्टूबर को जो पूरा देश है एक किस्म से आज एक बापूजी के बर्थडे पे हम जो है इसको त्याग देंगे सिंगल यूज प्लास्टिक, और पूरा देश जो था उसमें जोड़ा भी था। जो देहरादून के बाशिंदे हैं उनको ध्यान होगा, उनको याद होगा कि 5 नवंबर को हमने एक विशाल मानव श्रृंखला भी हमने बनाई थी। उसमें लाखों लोग जो है उसमें जमा हुए थे, और वाकई में एक मोमेंटम था प्लास्टिक को लेकर के, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के, कि हमें इसका बहिष्कार करना है। और उसके बाद भाई किसी ने सोचा नहीं था, और एक जैसा मैंने कहा एक अच्छा मूवमेंट था। तो चाहे सरकार के स्तर पर था, कंपनियों के स्तर पर था, समाज के स्तर पर था, सभी के स्तर पर था। लेकिन उसके बाद कोरोना हो गया, फरवरी मार्च से कोरोना हो गया, और नेचुरली भाई जब कोरोना हुआ तो सारी चीजें जो हैं वो सारे जो एफर्ट्स थे वो सब एक किस्म से गौण हो गए। लेकिन हमें जो है उठना है, हमें अपने आप को फिर से प्रेरित करना है, हमें जो हमारे किस्म से जो बिखराव है, हमें उस बिखराव को फिर से समेटना है। और क्योंकि ये देखिए प्लास्टिक या जो कचरा है ये अपने आप में एक बहुत 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 बड़ी समस्या है, और विशेष तौर पर जो एक हमारा जो प्रदेश है पर्यावरण जल जंगल जमीन का प्रदेश, एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव प्रदेश, इसके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है कि हम प्लास्टिक को लेकर के, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के और जो है सजग हों। और अब सवाल ये उठता है कि भाई इसके समाधान क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो पृष्ठभूमि हो गई। तो पहली बात तो यही है कि एक मैं पहली बड़ी बात है बोलना, बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ये है कि देखिए इसके 3 मेन स्टेक होल्डर्स, इसमें सरकार है, इसमें बाजार है, और इसमें समाज है। तो ये 3 इसके भागीदार हैं। इसमें जो बाजार है, देखिए बाजार जो कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट्स का जो रोल है वो असल में कॉन्फिडेंस नहीं देता। और मैं सोच रहा हूं कि मैं शब्द का प्रयोग करूं या ना करूं, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में बात कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलना चाहूंगा ओवरऑल कि कॉरपोरेट्स का जो रोल रहा है वो शातिराना रहा है। तो कॉरपोरेट्स की मंशा नहीं लगती है कि वो जो है इस प्लास्टिक के ऊपर कोई निस्तारण करे। और वैश्विक स्तर पर तमाम अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि भाई कौन बड़े बड़े ग्लोबल पोल्यूटर्स हैं। तो और फिर उसमें खैर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन जो पूरा जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है उसको लेकर के जो कॉर्पोरेट्स का है, उनकी जो टैक्टिक्स रही हैं वो बहुत ज्यादा उन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया है। तो और सरकारों के भी जो लेजिस्लेशन है उन्होंने उसको भी कहीं ना कहीं स्टॉल करने का उनके प्रयास रहे हैं अभी। तो अल्टीमेटली बात जो है वो हम लोगों पर आ जाती है, हम जैसे साधारण लोगों पर आ जाती है। और ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखिए सरकार तो ये है कि क्योंकि सरकार की सोच को भी हम लोग भी जो है उसको क्या कहते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को कम ना समझें, हम लोग भी अपने अपने स्तर पर अपनी आवाज जो है वो उठाएं। हम अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को जो है, अब हर कोई सोशल मीडिया पर है, हम भी जो है अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ जो हमारी अपनी हैबिट्स हैं, जिसे हम कहते हैं भाई रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और बोलना चाहूंगा। देखिए रिसाइकलिंग जो है ना वो बहुत बड़ा अपने आप में मिथ है। तो आप रिसाइकलिंग के फेर में मत फंसिएगा। मतलब ये हमको खुशी होती है, कई बार हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई यार ये तो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है। ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अभी तक जितना प्लास्टिक बना है उसका सिर्फ 9% अभी तक रिसाइकल हुआ है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हमें हमें कम चीजों को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा, आपके श्रोताओं को शायद सुनकर अच्छा लगेगा। सभी लोग मिलिंद सुमन के नाम से बड़े फेमिलियर हैं। वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, और अपने एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कल परसों उनकी धर्मपत्नी ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाली मिनिमलाइजेशन को लेकर। तो लोगों ने शायद उनसे पूछा कि यार तुम लोग हमेशा सेम कपड़ों में क्यों रहते हो, तुम्हारे पास क्या यही टी शर्ट है, तुम हमेशा उसी सैंडल में रहते हो, तो तुम्हारे पास क्या, तुम तो इतने पैसे वाले लोग हो। तो उनकी धर्मपत्नी ने एक बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी जहां पर उन्होंने इस पूरी मिनिमलाइजेशन की जो उनकी अपनी जो लाइफ है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस किस्म की लाइफ पर, जहाँ पर हम अपने कंजम्पशन को थोड़ा कम करें, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम करें, हम चीज़ों को थोड़ा रिफ्यूज़ करें, हम थोड़ा रिड्यूस करें, हम अपनी आदतों में बदलाव लाएं, हम थोड़ा सा पर्यावरण को और रिस्पेक्ट करें, हम उसके प्रति थोड़ा सा और सेंसिटिव हों।
तो थोड़ा सा हम अपने अंदर ठहराव लाएं। तो ये देखिए, एक प्रोग्राम से, एक दिन, एक कैंपेन से नहीं होता है, ये तो चीजों में समय लगता है, लेकिन हमें कम से कम इन चीजों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हमें इस तरीके से भी अपनी इस लड़ाई को लड़ना है, व्यक्तिगत तौर पर भी लड़ना है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लड़ना है, कॉर्पोरेट्स को जगाना भी है। आप करिए ना, अगर आपके जो लोग सुन रहे हैं, मैं तो उनसे एक आह्वान करूंगा कि आप एक कर दीजिए कि भाई हम नहीं पियेंगे कोका कोला दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर है। आप चला दीजिए एक हैशटैग, नो आई विल नॉट ड्रिंक कोका कोला फॉर नेक्स्ट 1 वीक। तो अगर आप कोका कोला नहीं पियेंगे तो क्या आपकी सेहत में कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि हमें कुछ इस किस्म के एक्सट्रीम एडवोकेसी भी करने की आवश्यकता है। तो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स जहां तक ये प्लास्टिक का सब। सर मेरे 2 सवाल थे। पहला ये कि एम्स में भी आप लोगों ने इंस्टॉल किया है, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और एक ये लेगेसी वेस्ट को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? लेगेसी वेस्ट डिस्पोजल को लेकर। सॉरी, दूसरा नहीं पहला सुनाई दिया तो मुझे। सर जो लेगेसी वेस्ट डिस्पोजल जो है, जो हम डंप साइट जो है इतनी सारी रहती है, उसको हम रोड की सफाई की बात करते हैं, घर की सफाई की बात करते हैं, कचरे की बात करते हैं, पर जो डंप साइट्स काफी हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर आपके क्या व्यूज है, उसके डिस्पोजल को लेकर? और पहला मेरा ये था कि जो ऑब्वियसली जो आप लोगों ने प्लास्टिक बैंक जो बनाए हैं, जो उसको लेकर मतलब उसके एक्सपीरियंस। देखिए, प्लास्टिक बैंक तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जो वो एक बेसिकली व्यवस्था है, और व्यवस्था को लेकर के जो हमारा अपना अभी तक का अनुभव है, मुझे देखिए लोगों पे बहुत भरोसा है, मुझे समाज पर बहुत भरोसा है। जो भी मेरे हमारे चाहे संस्था के स्तर पर या मेरे व्यक्तिगत उदाहरण रहे हैं, हमारा अपना ये मानना है, मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम एक सुचारू व्यवस्था स्थापित करते हैं और लोगों को ये हौसला देते हैं कि ये व्यवस्था कायम रहेगी, देखिए लोग जुड़ेंगे आपके साथ। और ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मैं दूसरी बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि भाई देहरादून पूरे इंडिया का सबसे क्लीन सिटी क्यों नहीं हो सकता है अगर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक बैंक है, ये तो खैर बड़ा छोटा एक प्रयोग है, लेकिन एक सकारात्मक प्रयोग है, ये भी एक व्यवस्था है। और मुझे आपको और आपके श्रोताओं को, अपने साथियों को बताने में हर्ष हो रहा है कि अभी तक हमने देहरादून शहर में और अब ऋषिकेश में भी 12 प्लास्टिक बैंकों की स्थापना कर दी है। तो कोरोना के चक्कर में वहां पर भी जो है उसका भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन वो एक बड़ी सरल व्यवस्था है जहां पर जो हमारे घरों में प्लास्टिक निकलता है, क्योंकि हमारे घरों में भी बड़ा प्लास्टिक निकलता है। हमारे घर में जो ब्रेड आती है वो प्लास्टिक में आती है। अधिकांश जो हमारे घरों में दाल चावल आता है, चावल तो नहीं पर दाल आती है, दूध कई घरों में प्लास्टिक में दूध आता है, नमक आता है, ये भी सब प्लास्टिक। तो बेसिकली ये जो सारा प्लास्टिक है, इसको लेकर के जो है वो प्लास्टिक बैंक में आता है और वो आईआईपी में उसकी रिसाइकलिंग होती है। तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रयास है। तो जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि 9% ग्लोबली, वो तो एक ग्लोबल लेवल की बात है, लेकिन कम से कम स्थानीय स्तर पर ऐसे प्रयोग और प्रयास होने चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी ताकत है। ये भी जरूरी है कि जो भी हमारी पब्लिक पॉलिसी बने, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें। तो जैसा प्लास्टिक बैंक का तो मैंने आपके शायद सवाल का जवाब दे दिया है, वो और एम्स के साथ में मैं विशेष बोलना चाहूंगा। मैं आईआईपी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आईआईपी ने ऐसी तकनीक इजाद करी है कि जहां पर जो पीपीई किट है, क्योंकि पीपीई किट का भी चलन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पीपीई किट का भी जो है उसका भी रिसाइकलिंग हो रही है। हाल ही में हमारे उत्तराखंड में आईआईएम काशीपुर, जो बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, उसने भी अपने यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था करी है एक रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जहां पर वो पीपीई किट से ब्रिक्स बना रहे हैं। तो ये अच्छे प्रयोग हैं, लेकिन इन प्रयोगों में है क्या कि ये प्रयोग मोटिवेट भी करते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन इनको और स्केल अप होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक बैंक वाली बात बंद करूंगा। आपका जो अगला सवाल है लेगेसी वेस्ट को लेकर, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा ये भी एक चैलेंज है, और मैं यहाँ पे कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ 15 लाख है वर्तमान। 1 करोड़ तो हमारी जनसंख्या 9-10 साल पहले। पिछले कई सालों में हमारे प्रदेश में जो सरकारी आंकड़े, हमारे प्रदेश में 26 लाख मेट्रिक टन लेगेसी वेस्ट है, यानी कचरा, पुराना कचरा हमारे डंप साइट्स में पड़ा हुआ है। 26 लाख मेट्रिक टन कितना होता है? ये 260 करोड़ किलो कचरा हमारे पास में पड़ा हुआ है।
ये खुशी की बात है, अच्छी बात है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वो लेगेसी वेस्ट का जो है निपटारा और निस्तारण करे। इसको लेकर के कल भी मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि इसको भी लेकर के हम इंदौर से सीख सकते हैं, और इंदौर का हमारे सामने एक बहुत बढ़िया और प्रेरणादायक उदाहरण है। इंदौर में खुद 130 करोड़ किलो कचरा लेगेसी वेस्ट था, जिसको उन्होंने मात्र 6 महीने में 10 करोड़ रुपया खर्च करके उन्होंने उसका निस्तारण किया। तो ये एक बड़ी सार्थक पहल है, ये एक बड़ी सटीक पहल है। मैं उत्तराखंड सरकार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस लेगेसी वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर के, और यही कामना करता हूं कि इस मिशन में, इस लेगेसी वेस्ट के डिस्पोजल में हम सफल होंगे। लेकिन इसके साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं। देखिए, कोई जो लेगेसी वेस्ट होता है वो तो एक मिक्सचर वेस्ट होता है, अलग अलग किस्म का वेस्ट होता है। आने वाले समय में हमें, क्योंकि हमने तो वेस्ट तो हम लोग रोज जनरेट करते हैं, तो हम जब उसका निस्तारण कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे जितने निकाय हैं, हमारी जितनी ग्राम पंचायतें हैं, हमें अपने सेग्रीगेशन को और रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा सेग्रीगेशन रोबस्ट हो। चाहे हम इंदौर के मॉडल की बात करें, मध्य प्रदेश में एक और शहर है बड़ा प्रचलित है अंबिकापुर, उसका जिक्र किया जाता है। तो हम अपने सेग्रीगेशन को, अपने मिक्स्ड वेस्ट को, अपनी रिसाइकलिंग को, सर्कुलर इकोनॉमी, एक ये शब्द है जिसका हम लोग उत्तराखंड में प्रयोग नहीं करते हैं। हमें सर्कुलर इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, बेसिकली उन सभी चीजों को हमें वापस जो है उसको अपनी इकोनॉमी में वापस लाना है। और इस किस्म की तकनीक, इस किस्म की टेक्नोलॉजी, इस किस्म के उदाहरण इस समय देश में, हम विदेश ना जाएं इनके लिए, हमें फॉरेन कंट्री जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ही देश में इन उदाहरणों को देखें और उन्हें यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करें। अनूप जी, जिस तरह से टूरिज्म की बात आपने कर रहे हैं और हम लोग भी कह रहे हैं कि द कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस वी हैव गिवन टू द टूरिज्म, आपको क्या लगता है कि इनफ इज बीइंग डन टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन या वेस्ट जनरेशन फ्रॉम टूरिज्म एक्टिविटीज इन उत्तराखंड? टूरिज्म भी अपने साथ में एक पॉल्यूशन भी तो ला रहा है, बुग्यालों में भी पहुंच गए हैं प्लास्टिक, जो हमारे हाई एल्टीट्यूड मिडोज हैं, दे आर आल्सो फेसिंग दिस मीनेस। गजेंद्र जी, मैं एक छोटी सी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके बारे में शेयर करना, मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं थोड़ा, आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा ट्विटर पे, मुझे अच्छा लगता है ट्विटर पे कम्युनिकेट करना, और ट्विटर में एक पोल फीचर होता है, आप पोल करा सकते हैं। तो यदा कदा कोई विचार आता है तो मैं पोल करा देता हूँ, मैं डाल देता हूँ, सवाल डाल देता हूँ। 1 महीने पहले मैंने एक पोल डाला, एक सवाल डाला, जो मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं ट्विटर पे, और ये उत्तराखंड को लेके, देखिए हम उत्तराखंड, जैसे हम उत्तराखंड बोलते हैं, हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है जल जंगल जमीन। हम मतलब सो भी रहे होंगे तो हम बोलेंगे जल जंगल जमीन। तो मेरा सवाल ये था अपने साथियों से, मैंने कहा यार उत्तराखंड में जल जंगल जमीन और कचरा, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 350 से ज्यादा लोगों ने वोट किया। बहुत ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन फिर भी 350 लोगों ने उसमें वोट डाला। 50% लोगों ने यह बोला कि कचरा जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या। अब आप सोच सकते हैं कि लोगों को ये कचरा, क्योंकि आपने टूरिज्म और कचरा, इन चीजों का जिक्र किया है, कचरा कितना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है इस समय, क्योंकि कचरा हम लोगों को दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जल जंगल जमीन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाल ही में कचरा भी जो है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यू के तौर पर उभरा है। आपने बुग्याल का जिक्र किया, यहाँ पर भी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अब आप उसको, ये जून की बात है पिछले साल की, अब आप उसको फेमस बोल लीजिए या इनफेमस बोल लीजिए, ये आपकी चॉइस है। औली में एक शादी हुई थी, एक परिवार की, गुप्ता फैमिली की एक वेडिंग हुई थी। हाई कोर्ट तक ने अपने ऑर्डर में उस वेडिंग में जो कचरा निकला, 33,000 किलो कचरा वहां से निकला है। उस 33,000 किलो में से 16,000 कचरा जो किलो था वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, मेनली प्लास्टिक वेस्ट। तो ये अपने आप में, दिस इज अ मैसिव चैलेंज। ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम सभी लोगों को इसको लेकर के बड़ा जो है वो केयरफुल होना है। टूरिज्म की बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। एट द सेम टाइम उत्तराखंड एक बड़ा इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली बड़ा फ्रेजाइल स्टेट है। चाहे हमारा पानी है, हमारी फ्रेजिलिटी है, हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। ये भी कभी, मेरा भी आपसे एक निवेदन रहेगा, आप इसमें भी कभी एक बहस कराइए कैरिंग कैपेसिटी को लेकर। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इस कैरिंग कैपेसिटी के नैरेटिव को भी डेवलप होना चाहिए। हम लोग कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात नहीं करते हैं। वैष्णो देवी में एक रिस्ट्रिक्शन है फॉर द नंबर ऑफ पीपल दैट कैन कम। इवन चारधाम में हम लोग एटलीस्ट एक नंबर डालते हैं, लेकिन आप बाकी जगह देख लीजिए, मसूरी है, नैनीताल है, तो ये पानी की समस्या है, वाटर की समस्या है, तो ये अपने आप में बहुत सारी चैलेंजेस हैं।
अगर हम आगे की भी बात करते हैं, अगर हम क्रिस्टल गेज थोड़ा सा आगे देखते हैं, हमें पता है हमारे यहाँ पे चारधाम ऑल वेदर रोड बन रही है, हमारे यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, स्वाभाविक है हमारे यहाँ पर्यटक और जो जो श्रद्धालु हैं वो और ज्यादा लोग आएंगे। तो ये सारे का सारा जो एक किस्म से कॉकटेल है ये सारी चीजों का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कॉकटेल है। हम लोगों का व्यक्तिगत तौर पर, अगर हम अपने व्यक्तिगत तौर पर बात करें, हम लोग भी जो हैं इसमें कहीं न कहीं दोषी हैं। ऐसा नहीं है हम सब लोगों का व्यवहार गलत रहता है, लेकिन हम में से कई लोगों का जो बिहेवियर है वो इर्रेस्पॉन्सिबल रहता है। हम लोग स्वयं इन और सोशल मीडिया में देखिए आए दिन ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं कि कभी माल देवता की तस्वीर आ जाती है, कभी कहीं की तस्वीर आ जाती है, कभी चोपटा की तस्वीर आ जाती है। और ये खाली उत्तराखंड नहीं है, ये पूरा ये पैन इंडिया इश्यू है कि भाई चाहे अच्छा ये बोलना भी बड़ा मुश्किल है कि यार वो टूरिस्ट है या लोकल है, कौन कर रहा है? तो यही है कि भाई यही उम्मीद रहेगी कि यार ये जो सारी चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा सजग हों, ये एक एलिमेंट है। और दूसरा एक अगर मैं पॉलिसी नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एज़ अ स्टेट कि हम लोग सस्टेनेबल देखिए ये भी एक सवाल है कि क्या हम मास टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं या हम सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ जाते हैं? ये भी एक अपने आप में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, हम क्या अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं? अब तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार बोल रहे हैं, भई लोकल इज़ वोकल एंड वोकल फॉर लोकल। तो हमें अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट करना है। ये जो जितनी प्लास्टिक में चीज़ें जो है नीचे से ऊपर आ रही हैं, हमें क्या हम इसके ऊपर कहीं कुछ अंकुश लगा सकते हैं? पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, हमें मुझे लगता है कि इस पे हमें बहुत ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। देखिए देश के स्तर पर जो भी राष्ट्रीय पॉलिसी बने वो अपनी जगह बने, लेकिन जो हमारे जो शहर हमारे पर्यटक श्रीनगर है, तमाम आप सभी जगहों से वाकिफ़ हैं, इतनी जगहें हमारी जो हमारे निकाय हैं और हमारे कई देखिए मेरा एक और छोटा-सा यहाँ पर एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो हमारे मैं उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा। पिछले वर्ष 2019 में गौचर को क्लीनेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला। मुनी की रेती जो है वो पिछले 3-4 साल से फर्स्ट आ रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में छोटे शहरों में। इस साल जो है वो नंदप्रयाग को प्राइज़ मिला, तो हमारे छोटे शहर बहुत अच्छा मॉडल कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हमें थोड़ा-सा डंडा चलाने की, थोड़ा चाबुक चलाने की ज़रूरत है इन बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऊपर। तो इन सब चीज़ों का जो है हम काम करेंगे, ऐसे बहुत सारे और विचार हैं। हमें उन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने टूरिज़्म को सस्टेनेबल बना पाएँ। और वेस्ट से और सर पोल्यूशन एक से भी सवाल निजात पाएँ। सर एक सवाल मेरा था कि आप मतलब काफी वोकल हैं जो इश्यूज है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के, एयर पोल्यूशन के, तो आपके मतलब आपका क्या टेक है जो ये अर्बनाइजेशन जो हो रहा है इसके बारे में? सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन बेसिकली। देखिए अर्बन का डेफिनेशन खैर क्या है, पहले तो हम सपोज वहाँ से बात करें शुरू। नेचुरली एक अर्बनाइजेशन एज अ फिनोमिना, अगर उस एक फिनोमिना की बात करें तो चाहे हम देखिए मैं हमेशा एक ग्लोबल लेवल हो गया, हम पहले ग्लोबली देखें, हम नेशनली देखें, हम फिर अपने स्टेट के ऊपर आए, अपने रीजन के ऊपर आए, तो सभी जगह देखिए अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। और अगर मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो उत्तराखंड जो है इज अ फार मोर अर्बनाइज्ड स्टेट इन कंपैरिजन टू यूपी की तुलना में या हिमाचल की तुलना में कहीं ज्यादा अर्बनाइज्ड है। उसका एक डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि आप अर्बन किसको बोलते हैं, रूरल किसको बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं देहरादून का एग्जांपल लूं तो पहले यहाँ पर 60 वार्ड हुआ करते थे, 65 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो अर्बन एरिया था निगम का, अब वो 60 वार्ड की जगह 100 वार्ड हो गए, 195 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, शहरी आबादी बढ़ गई। वो जैसे डेफिनेशन चेंज होता है तो आपको कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये जो अपने आप में जो नेचुरली फिर उससे जुड़े हुए चैलेंजेस हैं। देहरादून की अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो पिछले 50 साल में जो है 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, अगले 20 साल में फिर पॉपुलेशन दुगनी हो जाएगी। अब इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे, उनका सीवेज कहाँ जाएगा, उनका पानी कहाँ से आएगा? तो ये देखिए हर चीज में क्या है ना, आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि जो जो बिट्स एंड पीसेस वाली जो स्ट्रेटजी है या एपिसोडिक है कि आज हमने ये बना दिया, कल हमने वो कर दिया, वो नहीं चलने वाला है। तो अब ये कैसे होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे प्रदेश में जैसा हम सबको पता है कि भाई इतना माइग्रेशन होता है, पहाड़ों से लोग जो है वो देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी ऐसे इलाकों में, रामनगर जैसे इलाकों में आ रहे हैं। तो चाहे वो हमारे छोटे शहर हैं, चाहे हमारे बड़े शहर हैं, और इसमें भी भाई हमारे को जो है अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, हमको अपना उदाहरण के तौर पर अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना। एक हमारी ये बहुत बड़ी, हम कितनी सड़कें बनाएंगे, तो ये हम क्योंकि जितनी गाड़ियां बढ़ेंगी नेचुरली उतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा।
तो ये सारे जो है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे इसके भी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। दुर्भाग्यवश जो उत्तराखंड का परफॉर्मेंस रहा है इन इंडिकेटर्स को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा हमें एक किस्म से मोटिवेट नहीं करता है। कुछ समय पहले भारत सरकार का एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर भी कुछ सर्वेज होते थे, हाल में वो सर्वेज नहीं हुए हैं। तो उसमें भी जो है जैसे उसमें देहरादून का जो परफॉर्मेंस था हमारा उसमें बहुत अच्छा नहीं आया है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनका कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी है, अमृत है, कुछ हेरिटेज की योजनाएं हैं, उनको हम कैसे करते हैं। तो और मैं अगर अभी बड़ी व्यावहारिक बात करूँ, इस समय जैसे हम लोग साइकिलिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, तो अब साइकिलिंग को लेकर के एक किस्म से बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं देहरादून शहर में, वो सवेरे चलाते हैं, लेकिन उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज नहीं करते। ये भी तो एक हमारी डे टू डे जिंदगी का एक पहलू है, वो भी तो एक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है। तो यही उम्मीद रहेगी, यही कामना रहेगी कि इसका भी कोई सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का ब्लूप्रिंट हो। और एक बात देखिए मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा, मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हम जो भी करें, हम लोगों की जनभागीदारी को जो है सुनिश्चित करें। जो भी हमारे यहाँ एक किस्म से मैं अगर विकास, उसको अगर हम विकास बोलते हैं, जो भी हमारे यहाँ अगर हम कोई काम करें, देखिए काम अल्टीमेटली हो किसके लिए रहा है? काम तो पब्लिक के लिए हो रहा है। काम कोई ठीक है वो सरकार काम करा रही है, लेकिन क्या उसमें कितना पब्लिक पार्टिसिपेशन है? उसमें लोगों की एक कितनी बड़ी ईमानदारी के साथ में कितनी पब्लिक की राय ली जाती है। हम भी तो इस शहर के और इस प्रदेश के स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये संभव नहीं है कि सरकार हर एक इंसान की बात सुने, क्योंकि हर इंसान की अलग-अलग राय होती है। लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था कायम हो सकती है कि हम कम से कम कुछ मोटी-मोटी बातें लोगों की राय जानें, लोगों को उस पूरी मुहिम का हिस्सा बनाएं। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों की पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे, हमारा शहर, हमारा प्रदेश बेहतर बनेगा। जो हमारे जितने इश्यूज भी हमने डिस्कस किए हैं, उसमें भी जो है हम बेहतर कर पाएंगे। जिस सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, देखिए थोड़ा-सा गिव एंड टेक भी होता है। ये थोड़ा-सा हमें गिव एंड टेक भी करना पड़ेगा। हम खाली सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात करें, लेकिन हम जो है मतलब आपके साथ उसको हम आपको इन्वॉल्व ना करें, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, मेरा कम्युनिकेशन वन वे नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो इट हैज़ टू बी टू वे। उसमें डायलॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की सोच में लोगों की सोच जो है बहुत एक काफी एक लास्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनूप जी, लोग भी काफी पूछ रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि स्कूलों के लिए खुलने में बड़ा कंफ्यूजन है। सरकार ने गाइडलाइन तो निकाली, बट द गाइडलाइन इज आल्सो कंफ्यूजिंग। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है पेरेंट्स पे भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, तो इस पे क्या आपको क्या लगता है कि क्या स्कूलों को खुलना चाहिए, और इसमें क्या आपका राय है? ये अंतिम आपसे ये, क्योंकि काफी लोगों का इसमें ये क्वेश्चन था। देखिए मेरा जो थोड़ा बहुत जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मोस्टली पेरेंट्स तो दे आर नॉट कंफर्टेबल, नॉट इंटरेस्टेड, है ना। पेरेंट्स तो कंफर्टेबल नहीं है भाई, उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक बड़ी, अगर हम अपनी कॉमन सेंस से भी सोचें, ठीक है, देखिए आप और हम उम्र दराज लोग हैं, हम एडल्ट्स हैं, हम ये डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह ये सब समझ सकते हैं। अब ले छोटे-छोटे बच्चे हैं भाई, 5वीं में पढ़ता है, कोई 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है, उसको यार आप कितना बोलोगे? वो तो बस में साथ जाएगा तो खेलेगा ही ना, उसको हम कैसे कह सकते हैं यार कि मत खेलना? इट इज़ समथिंग वेरी वेरी अननेचुरल है वो। तो कितना आप, वो बोलने को बड़ा अच्छा है कि भाई स्कूल में ये एसओपी है और आप इस एसओपी को फॉलो करेंगे, लेकिन वो धरातल पर एसओपी नहीं निकलने वाली। तो जैसा मैंने कहा कि भाई क्या इस पे भी क्या हम कोई सिंपल पोल करा सकते हैं? इसमें क्या हम पेरेंट्स की राय जान सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली ठीक है, वो कोई स्कूल खोल देगा, कोई नहीं खोलेगा, वो पेरेंट, तो इसमें भी क्या होगा, एक बेसिकली केओस होगा, जो मैं इसको लेकर के मैं फोर्सी करता हूँ। तो अब यही है कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन ईजी सिचुएशन, कोई बहुत इट्स, देखिए कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उसमें कोई बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे सिचुएशन होती है, बिल्कुल येस एंड नो नहीं होता। 3 और 3 6 तो सबको पता है, लेकिन कई बार तो थोड़ा-सा वो ये सिचुएशन भी उसी किस्म की। मुझे फिर से लगता है कि इस सिचुएशन में भी जो है हमें पेरेंट्स की राय लेनी चाहिए। हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि हम कोई एक किस्म से एक बड़ा ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करें और लोगों की राय लें, और फिर एक मिलकर के एक ऐसा डिसीजन लें जो सबको सहूलियत दे और लीस्ट डैमेजिंग हो। देखिए आप कोई भी डिसीजन लेंगे इस परिस्थिति में, वो डैमेज करेगा, इकोनॉमिकली डैमेज करेगा, एकेडमिकली डैमेज करेगा।
तो हमें हमारे सामने सपोज कोई 3-4 अलग-अलग विकल्प निकलते हैं बात करने के बाद में, तो हम उसमें जो भी लीस्ट डैमेजिंग, तो एक तो हो गया लीस्ट डैमेजिंग एंड मोस्ट सेफ, हम उसको लेकर के उस दिशा में चलें। तो आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ वेरी इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सुपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है ना, लेकिन ये है कि भाई इन सब चीजों को मिश्रित करते हुए तो थोड़ा सा इस किस्म इस अप्रोच को लेकर के मुझे लगता है हमें चलने की आवश्यकता है। हम लोगों को, हम स्पेशली पेरेंट्स को हम कॉन्फिडेंस में लें। और देखिए एक और बात यहाँ पे, हम खाली पेरेंट्स को इन्वॉल्व ना करें, हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं हम क्या उसको भागीदार बना सकते हैं, हम उसको इस पार्टिसिपेशन में क्यों नहीं, ये खाली डिसीजन मेरा या आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए ना, हम अपने बच्चों से भी तो पूछें, हम उनको कैसे और सेंसिटाइज करेंगे, हम उन्हें और कैसे अवेयर करेंगे जब हम उन्हें भी इस पूरी मुहिम का एक किस्म से उनको भी इस मुहिम का भागीदार बनाएं। चलिए, आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और आपके आइडियाज को हम ले पाए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम फॉर दिस पायनियर टॉक, और होप यू विल कंटिन्यू द गुड वर्क व्हिच यू आर डूइंग इन द सोसाइटी। चलिए, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जो है हम जैसों को भी आज जो है इतना बड़ा एक मंच दिया, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं क्योंकि समय जो है बड़ा मूल्यवान होता है, तो आप लोग भी सुन रहे हैं हमारे को और समय दे रहे हैं, तो यही है भाई, सबको वन कैन ओनली विश वेल, इसके ज्यादा आगे और कुछ नहीं है भाई, सब अच्छा करें, सब आगे बढ़ें, सब सेफ रहें, और हमारी शहर अच्छा करे, प्रदेश अच्छा करे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैं अगर ज्यादा बोल गया हूँ तो मेरे को आप उसके लिए भी आप मुझे माफ कीजिएगा, बट देखिए अगर सिंसियरिटी हो, देखिए सिंसियरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हम सिंसियरिटी से बात करते हैं तो सब चलता है। थैंक यू सो मच वंस। थैंक यू, धन्यवाद।